उस न्याय की प्रक्रिया में एक प्रतीक के रूप में एक महिला की तस्वीर चलती है देश और दुनिया में, जिसकी आंख पर पट्टी हो और हाथ में ऐसी तराजू हो जिसे न्याय करना है। यानी देखना नहीं है किसके लिए आप न्याय कर रहे हैं, आप निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर के न्याय करेंगे। मैं खुले आंखों से एक ऐसा ख्वाब देख रहा हूं कि उस महिला की बंद आंखों के सामने जो तराजू लटकी हुई है, उसके सामने एक बुलडोजर खड़ा है। ये मेरी चिंता है और यही वर्तमान परिदृश्य है। वो बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? वो बुलडोजर न्याय की उस निष्पक्ष प्रक्रिया पर चल रहा है। मैं उन लोगों के सामने मुखातिब हूं जिनके पेशे की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुवक्किल का पूरा मुकदमा लड़ते हुए ये साबित करते हैं कि इसने गुनाह किया है या नहीं किया है। ये न्यायपालिका के सामने साबित होगा और इसका तकाजा लिखा भारत के संविधान ने। आज मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही बुलडोजर चलता रहा तो ये एडवोकेट समाज का क्या होगा? उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो एमसीडी के कर्मचारी और पुलिस पर्याप्त है। मुझे लग रहा है कि वर्तमान परिदृश्य का सबसे बड़ा खतरा ये है। बाबा साहब, जिनकी बात आज के विषय में भी है, बाबा साहब खुद बैरिस्टर भी थे। मुझे लगता है मैं अपनी बातचीत की शुरुआत में बिल्कुल एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं। अवतार सिंह पाश की कविता है भारत। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेत में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। मुझे लगता है कि मेरी बातचीत का उन्वान यही है कि बाबा साहब के बारे में अगर बात करने लगे तो यहाँ तो एक सेमिनार क्या, उस पर तो अथाह बात हो सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ बाबा साहब की जीवनी पर बात करने की बजाय मैं उस रिश्ते की बात करूं जो भारत के संविधान से, उनके ख्वाब से जुड़ा हुआ है। वो संविधान जिसे बाबा साहब की अगुवाई में बनाया गया। हालांकि ट्विटर पर यह भी चलता है कि बाबा साहब ने थोड़ा ही संविधान बनाया है, जबकि हकीकत यह है कि जितने लोग उस संविधान सभा की समितियों में थे, कोई गुजर गया, कोई विदेश चला गया, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई और आखिरी में जब 26 नवंबर को वहां बोला गया तो ये कहा गया कि भाई अगर बाबा साहब ना होते तो ये संविधान इस रूप में नहीं होता। हालांकि कुछ और अतिवादी लोग ये भी कहते हैं कि ये तो ओरिजिनल संविधान ही नहीं है। मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा ये जो आप लोग चीख चीख के कहते हो कि भारत का संविधान खतरे में से बचाना है, वो तो संविधान ही झूठा है, गलत है, बेकार है। ओरिजिनल संविधान तो स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाबा साहब ने लिखा हुआ है। मैं कहता हूं भाई अगर झूठा और कमजोर संविधान भी नहीं बचा पाए तो वो ओरिजिनल वाला संविधान लागू कैसे कराएंगे? इसलिए सबसे बड़ा खतरा इसे बचा लो। जैसा है उससे बेहतर चाहिए और इस दुनिया को एक मेहतर चाहिए। ये कविता हिंदी साहित्य में भी लिखी गई है।
मेहतर के पेशे को बना दिया गया कि वो सबसे निम्न कोटि का है। मेरे लिए जब राष्ट्र का शब्द आता है, राष्ट्र मतलब क्या, जब मैं सोचता हूं तो राष्ट्र की परिभाषा ही शुरू होती है मेरे लिए भारत के संविधान से। उसके पहले के राष्ट्र को कोई राष्ट्र नहीं मान सकता, क्योंकि वो राष्ट्र था ही नहीं। राष्ट्र बनता है वहां के बाशिंदों से, एक भूगोल पर चंद लकीरें खींच देने से कोई राष्ट्र नहीं बनता, वरना राष्ट्र बनते और टूटते नहीं रहते। और पड़ोस का राष्ट्र जो धर्म के नाम पर अलग हुआ, वो भाषा के नाम पर टूटता गया। लकीरें राष्ट्र नहीं होती। मेरा मानना है कि वहां के रहने वाले लोगों से राष्ट्र बनता है। इसलिए जब इस मंच पर खड़े होकर डॉक्टर जितेंद्र मीणा आदिवासियों का सवाल उठा रहे थे, तो वो भारत के संविधान और भारतीयता यानी राष्ट्र के नाम पर हम कहां खड़े हैं, ये उसका सवाल था। इस मंच पर अगर एक माइनॉरिटी तबके से एक अतिथि बैठे हुए हैं, तो इस राष्ट्र में जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारत के संविधान ने इस देश के बाशिंदों पर, उसका सवाल है कि आज वो कहां खड़े हैं। इस देश की आधी आबादी जो ओबीसी है, उसके हक हुकूक, इस देश की आधी आबादी जो महिला है, इस देश में वंचित शोषित कमेरा लोग जो हैं, मजदूर किसान, उन सब से मिलकर राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र बनने की शर्त क्या थी? साझा सुख और साझा दुख, वो मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सुख साझा न हो फिर भी चल जाएगा, मगर हमारे दुख साझा होने चाहिए, तभी हम एक राष्ट्र बन पाएंगे, वरना हम एक राष्ट्र नहीं है। किसी अपने पड़ोसी नागरिक के गम में हम शरीक न हो तो फिर हम किस बात के राष्ट्र हैं? और उसका एक मुकम्मल दस्तावेज है, यानी भारत एक राष्ट्र नहीं था ना, उसे एक मुकम्मल राष्ट्र बनना था 26 जनवरी 1950 के बाद, जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ। और मेरी नजर में भारत का संविधान, जो बाबा साहब ने खुद कहा कि ये तो वैसे कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए, क्योंकि हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दे दी, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी, इस देश में लोकतंत्र का कोई भविष्य नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक भरोसा होना चाहिए राष्ट्र बनने में, जैसे मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूं, इस देश में बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के पीछे किसी आदिवासी नायक नायिकाओं के बारे में गैर आदिवासी लोग कितना जानते हैं? इस देश में माइनॉरिटी तबके से आए हुए जितने भी लोगों ने इस आइडिया ऑफ इंडिया को बनाने और बचाने में अपनी शहादत दी, अपना भूमिका निभाई, उनमें से कितने लोगों को हम जानते, पढ़ते, जानते, समझते हैं? कितने दलितों ने क्या क्या झेला? बाबा साहब तक को पूरा इस देश में नागरिक बोध में नहीं पढ़ने दिया गया, नहीं जानते लोग बाबा साहब के बारे में। और आज भी लोग अफसोस से कहते हैं कि हाँ, वो दलितों के नेता हैं। अफसोस ये कि आजादी के 75 साल बाद भारत का संविधान अपने कागजों से जमीन पर नहीं उतर पाया, वरना लोग ये समझते कि बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह और तमाम लोगों से मिलकर के जो राष्ट्र बना है, उनमें हमारी जिम्मेदारी थी कि हम पहले अपने राष्ट्र को जाने। वो हमने नहीं जानने दिया। हमने अकादमिक संस्थाओं में, लाइब्रेरी की किताबों में इन सारे भारत के निर्माताओं को पढ़ने ही नहीं दिया। आम बहसों में हमें उन्होंने जानने ही नहीं दिया गया। इसलिए भारत का संविधान एक भरोसे का नाम था कि चलो भाई, अब कम से कम आप एक राष्ट्र बनना, ये हम तुम्हें सौंप के जा रहे हैं। बराबरी, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद ठीक है, बाद में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, समाजवाद शब्द जोड़ा गया, लेकिन जो समता, स्वतंत्रता व न्याय, बंधुत्व, ये मूल है उस भारत के संविधान का, मगर हमने उसे कागज पर रहने दिया, जमीन पर नहीं उतारा। वर्तमान परिदृश्य में 3 बातें कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। यानी आइडिया ऑफ इंडिया जो था, जो इसके पहले असल में कहीं नहीं था, 15%, 20% मुसलमान तो झेले नहीं जा रहे, कुछ नमूने इस देश में अखंड भारत बना करके 45 करोड़ और मुसलमानों को भारत में जोड़ना चाहते। राष्ट्र की परिभाषा में ये बात है क्या? क्या आपने यही भरोसा 26 जनवरी 1950 को इस देश के नागरिकों को दिया था? आप
आपने यही भरोसा दिया था कि एक इबादत घर के भीतर से निकलकर कुछ लोग तलवार और त्रिशूल लेकर दूसरे इबादत घर के सामने जाकर के उन्हें जलील करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे। क्या उस राष्ट्र की बुनियाद में यही था कि मीडिया में बैठ करके लगातार कुछ समुदायों को, जैसे आरक्षण वाला कोई गलती कर दे तो कहा जाता था ये दलित पिछड़े आदिवासी है, होते ही नकम्मे हैं, मेरिट नहीं है इनमें, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। वैसे ही वर्तमान चुनौती ये है कि भारत के संविधान को बिल्कुल छेड़खानी किए बिना, जैसे बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने के बाद दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार के विचारों को लागू किया जा रहा है, वैसे ही इस देश में भारत के संविधान के पन्नों को बिना फाड़े, बिना जलाए इस देश में भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हकीकत है। और वो किन 3 जगहों उड़ाई जा रही है वही मैं रख करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जिनमें से एक बात अभी पूर्व के वक्ता ने कही, शिक्षा। बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार से लेकर तथागत बुद्ध तक जाइए, कबीर, रविदास, पलटू दादू भीखा तक जाइए। उस पूरी विरासत की लड़ाई में केवल 2 ही किस्म की लड़ाई थी। पहला सेल्फ डिग्निटी, स्वाभिमान, सम्मान, आत्मसम्मान की लड़ाई। पूरी विरासत इसी आत्मसम्मान की लड़ाई की है। पेरियार ने सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई सम्मान नहीं था, इसलिए कि उनके समुदाय के बीच क्लेम करना था कि हाँ 90% आप कमेरा लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, आपने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है। ये तो चंद जातिवादी लोगों ने आपके हिस्से की चीज हकमारी करके आपको पीछे ढकेला, वरना पीछे नहीं थे। अगर ये आगे थे, इनकी धर्म की किताबों में सब लिखा है, तो भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति होना चाहिए था। जितने मोबाइल, जितने कपड़े, जितने ऑडिटोरियम, जितनी लाइटिंग, ये सब भारत में खोज होनी चाहिए थी, इनकी धर्म की किताबों में होनी चाहिए थी। भारत का संविधान, जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो एक वाकया उसमें आया कि इस संविधान की शुरुआत कैसे की जाए। कुछ लोगों ने सलाह दी, आप सब जानते होंगे बेहतर मुझसे, कुछ लोगों ने सलाह दी कि भगवान के नाम से शुरू हो। एक आध सलाह ये भी थी कि खुदा के नाम से शुरू हो। बाबा साहब इतने तो खेल करने में माहिर थे कि जहां लगता था कि गड़बड़ है वहां वोटिंग कराते थे, और जिस बात से लगता था कि अगर समझौता हुआ तो हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उसको एक मुश्त पास करा करके मूल अधिकार में रखते थे। मूल अधिकार में रखा है उन सब चीजों को जिसके अवहेलना आप नहीं कर सकते। तो वोटिंग हुई कि भारत का संविधान किसी भगवान या खुदा के नाम पर शुरू हो, और उस वोटिंग में हम सब के लिए ये बड़ी बात है कि उस दौर में खुदा और भगवान सब हारे थे, वी द पीपल, हम भारत के लोग जीते थे, जिससे भारत का संविधान शुरू। और आज इसी जो वी द पीपल है ना, इसी को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है। अखंड भारत का नारा देने वाले इस देश को खंड खंड भारत में तोड़ रहे हैं। ये भारत के संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। 4 दीवारियां बन रही हैं साहब, हमारे अपने घरों के रिश्तों में, हमारी दोस्ती यारी में, और हमारे अपने साझा सुख और साझा दुख के बीच धर्म और जाति खड़ी हो गई है। ये जिम्मेदारी हमारी है। तो पहली चीज वर्तमान परिदृश्य की कि वो जो साझापन था ना, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की यारी का जो भारत था, जो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह दोनों मिलकर काम करना चाहते थे। भगत सिंह की शहादत हुई तो उसके बाद कुछ ही अरसों में पेरियार ने, और अपने पत्र समता और मूक नायक में बाबा साहब ने अपना पूरा संपादकीय भगत सिंह के नाम लिखा कि वो एक ईमानदार ऐसा नौजवान था जो इस मुल्क को बदलने में वाकई यकीन रखता था। बाकी तो चेहरे पर चेहरे ओढ़े हुए बैठे हैं जो महात्मा बने बैठे हैं। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था उसी गोलमेज सम्मेलन में जाने के पहले कि इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाते हुए चले गए। अगर कोई महात्मा था तो वो एक था, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। बाकी का कोई अस्तित्व हमारे इस वंचितों शोषितों के लिए नहीं है। लेकिन उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया पर कल्पना करके देखिए कि अगर इस मंच पर आदिवासी आवाज के रूप में जो जितेंद्र मीणा नहीं होते तो क्या हमें पता चल पाता क्या कि इसी देश के जंगलों में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए आदिवासी क्या झेल रहे हैं। अगर प्रोफेसर राजकुमार नहीं बोल रहे होते या पूर्व के वक्ता नहीं बोल रहे होते तो क्या आप जान पाते कि इस देश में दलितों की स्थिति क्या है। ये तो